वेलकम गाइस। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी एग्जीक्यूशन कैसे होता है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। और हमने उसमें देखा था कि कैसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर के पास जा रहे हैं, उससे एड्रेस मिल रहा है, हम फिर एम के थ्रू उस एड्रेस पे जा रहे हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के थ्रू जिसके पास सारी एड्रेसेस होते हैं। फिर हम लोग उससे मेमोरी डेटा रजिस्टर या फिर मेमोरी बफर रजिस्टर के पास जा रहे हैं। फिर वहाँ से हमारा आईआर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उठ के आ रहा है पूरा इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे हमने देखा था कैसे पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। और उसमें हमने ये भी देखी थी दो साइकिल्स चलती हैं हमारी, एक इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल और एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या फेजेस होते हैं उसमें। अब आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एड्रेसिंग मोड्स, जो हमें किसी भी इंस्ट्रक्शन में कैसे एड्रेस उठेगा उसके बारे में बताते हैं कि कहाँ पे एड्रेस प्रेजेंट है, उसके बारे में हमें एड्रेसिंग मोड बताता है, ठीक है। वी हैव सीन सम सिंपल एग्जाम्पल ऑफ असेंबलिंग लैंग्वेज प्रोग्राम। इन जनरल अ प्रोग्राम ऑपरेट्स ऑन डेटा दैट रिसाइड इन द कंप्यूटर मेमोरी। तो जनरली क्या होता है, एक प्रोग्राम जो उसकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर डेटा प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ऑपरेट होता है। दीज डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन अ वेराइटी ऑफ वेज। इसको हम बहुत अलग अलग वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ स्टूडेंट्स नेम वी कैन राइट दैम इन अ लिस्ट। अगर हमें किसी भी स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल की बात कर रहा है अभी, अगर हमें किसी भी स्टूडेंट के नामों का ट्रैक रखना है या फिर एनालिसिस करना है, कुछ भी करना है, तो हम उसको एक लिस्ट में लिख लेंगे। इफ़ वी वॉन्ट टू एसोसिएट इन्फॉर्मेशन विद ईच नेम, for example to record telephone number or marks in various courses, we may organize this information in a form of table। अगर हमको एक स्टूडेंट के करस्पॉन्डिंग उसका फ़ोन नंबर और मार्क्स नोट करने हैं या स्टोर करके रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारे पास 3 कॉलम होंगे। एक नेम होगा, एक उसका टेलीफोन नंबर होगा और कोर्सेज के मार्क्स होंगे। या 3 से ज़्यादा कॉलम भी बन सकते हैं अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज हैं तो, एक से ज़्यादा कोर्स है तो, ठीक है। प्रोग्रामर यूज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर टू रिप्रेजेंट द डेटा यूज इन कंप्यूटेशन। तो हम जितने भी प्रोग्रामर हैं वो क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से कंप्यूटेशन कर सकें। These include list, linked list, arrays, queues and so on। तो हमारे पास क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, एरे है, क्यू है, स्टैग्स है, ट्रीज है, मतलब बहुत सारे हैं। और ये सारे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग एक अलग से सब्जेक्ट है हमारा पूरा डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे। प्रोग्राम्स आर नॉर्मली रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज which enables the programmer to use constant, local and global variable, pointers and array। तो हमारा जो भी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो हम हाई लेवल में लिखते हैं, जो एक प्रोग्रामर को कांस्टेंट यूज़ करने की इजाज़त देता है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करने को देता है, पॉइंटर्स और एरे भी यूज़ करने को देता है। While translating a high level language program into assembly language, the compiler must be able to implement these While translating a high level language program into assembly language, the compiler must be able to implement these constructs using the facilities provided in the instruction set of the computer in which the program will be run। तो थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के देखते हैं। When translating a high level language program into assembly level language, जब भी कंप्यूटर ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में, तो क्या करेगा, एक और सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज़ करते हैं जो कंपाइलर है। कंपाइलर खुद में एक प्रोग्राम होता है जो हम लोगों ने लिखा होता है, मतलब आप में और मैंने किसी ने नहीं लिखा, लेकिन बहुत से लोगों ने इस कंपाइलर को बनाया होगा और इसमें कुछ ना कुछ रूल्स दिए होंगे जिस बेसिस पे ये ट्रांसलेट कर रहा होगा, ठीक है। और कैसे ट्रांसलेट करता है,
इसके लिए भी एक अलग सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर साइंस में जिसका नाम है कंपाइलर डिज़ाइन। तो अभी तक हमें पता चल गया कि अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमें पता चल गया कि ये सिर्फ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे हमें डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, डिजिटल लॉजिक भी आएगा, साथ ही साथ आप कंपाइलर डिज़ाइन की भी बात भी कर जाते हैं। तो पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। जब भी हम किसी हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो कंपाइलर को क्या आना चाहिए? द कंपाइलर मस्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस कंस्ट्रक्ट यूजिंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। तो जो भी कंपाइलर के पास रूल्स हैं, फैसिलिटीज मतलब जो भी रूल्स हैं, उस बेसिस पे वो इंस्ट्रक्शन सेट को देखेगा और वो देखेगा कि अच्छा इंस्ट्रक्शन सेट में ये है और मेरे पास रूल में ये लिखा हुआ है, तो मैं अकॉर्डिंग टू दैट रूल इंस्ट्रक्शन सेट के साथ ये कर सकता हूँ। जैसे उसको कुछ मिला, कोई भी चीज़ मिली, जैसे ऐड मिला, तो ऐड का कंपाइलर के पास एक ट्रांसलेशन होगा कि उसको ऐड से क्या करना है, तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से जाके एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर इंस्ट्रक्शन में मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि MUL आया है, फिर वो ट्रांसलेट करेगा, उसको पता चला जाएगा मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसका मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो कंपाइलर को ये इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। कंपाइलर मस्ट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दिस कंस्ट्रक्ट यूजिंग द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन सेट। जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शन सेट में चीज़ें दे रखी हैं उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट कर सके कोई भी चीज़ को और वो इंस्ट्रक्शन सही तरीके से रन हो। द डिफरेंट वेज इन विच द लोकेशन ऑफ एन ऑपरेंट इज स्पेसिफाइड इन एन इंस्ट्रक्शन आर रिफर्ड टू एज एड्रेसिंग मोड। जैसे ही पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एड्रेसिंग मोड हमें ये बताता है कि हमारा इंस्ट्रक्शन हो या फिर ऑपरेंट हो कहाँ पड़ा हुआ है। इंस्ट्रक्शन तो आपको प्रोग्राम काउंटर से मिल जाएगा, ऑपरेंट कहाँ पड़ा है ये हमें एड्रेसिंग मोड के थ्रू पता चलता है। तो अलग अलग वेज, अलग अलग तरीके होते हैं हमारे पास लोकेशन जानने के किसी भी एक ऑपरेंट के, जो कि हमको पता चलते हैं एड्रेसिंग मोड से। सो इस सेक्शन में हम लोग एड्रेसिंग मोड के बारे में ही पढ़ेंगे जो मॉडर्न प्रोसेसर्स में अवेलेबल हैं। तो ये एक टेबल है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने बुक में नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो हमारे पास इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट जिसको डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस विद इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस विद इंडेक्स एंड ऑफसेट एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। तो हमारे पास इतने सारे एड्रेसिंग मोड्स पहले से ही प्रेजेंट हैं। बाबा बहुत सारे एड्रेसिंग मोड हो गए तो, है ना। लेकिन जो हमको इतने सारे एड्रेसिंग मोड जो हमारे पास सामने दे रखे हैं, हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है डेटा सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड और एक होता है इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड। डेटा सेंट्रिक क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि उसका फोकस ही डेटा के ऊपर रहेगा। और इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड का क्या काम होता है, वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करते हैं। अब ये दोनों जो एड्रेसिंग मोड के टाइप हैं, डेटा सेंट्रिक और इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक एड्रेसिंग मोड, ये एक स्पेसिफिक मशीन को डिज़ाइन करने के काम आते हैं। These addressing mode are used in the design process of machine instruction। तो हम लोग इन्हीं एड्रेसिंग मोड का यूज़ करते हैं किसमें, मशीन इंस्ट्रक्शन के डिज़ाइन में। अब हमारे पास तीन तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन जहाँ पे हम डेटा पे कुछ काम कर रहे होते हैं, डेटा का काम कर रहे होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र में ट्रांसफरिंग करना,
और डेटा मैनिपुलेशन में डेटा पे काम कर रहे होते हैं कि इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, राइट शिफ्ट करो, लेफ्ट शिफ्ट करो, ये सब। फिर होता है ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसमें हमारा फोकस रहता है इंस्ट्रक्शन के ऊपर। जैसे ही हमने पहले पढ़ा था डेटा सेंट्रिक और इंस्ट्रक्शन सेंट्रिक रहते हैं, उसको भी हमने थोड़े से और पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक हो गया हमारा डेटा ट्रांसफ़र और डेटा मैनिपुलेशन, जहाँ पे हमारा फोकस डेटा के ऊपर रहता है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन के ऊपर रहता है। एड्रेसिंग मोड इज इम्प्लीमेंटेड इन अ इंस्ट्रक्शन यूजिंग द मोड फील्ड। तो हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मोड फील्ड प्रेजेंट रहती है, जहाँ पे हम लोग एड्रेसिंग मोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। दिस मोड फील्ड वैल्यू डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स दैट आर प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है, आपके कंप्यूटर में कितने एड्रेसिंग मोड सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमारे पास बहुत सारे एड्रेसिंग मोड थे। उसको एक बार और रिकॉल करते हैं, जहाँ पे हमारे पास इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड था, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड था, मेमोरी डायरेक्ट जिसको हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, पीसी माने प्रोग्राम काउंटर, इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑटो इंक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड एंड ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आगे रीड करना स्टार्ट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर द सिंपलेस्ट डेटा टाइप्स एंड आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर प्रोग्राम। वो क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट आर सिंपलेस्ट डेटा टाइप, सबसे सिंपल डेटा टाइप में से है और हर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में वो आपको मिलेंगे। इन असेंबलिंग लैंग्वेज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय एलोकेटिंग अ रजिस्टर और अ मेमोरी लोकेशन टू होल्ड इट वैल्यू। हम एक वेरिएबल को असेंबली लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को होल्ड करा के। Thus the value can be changed as needed using appropriate instruction। तो हम वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं एक सही इंस्ट्रक्शन के द्वारा। द प्रोग्राम इन सेक्शन 2.4, अब हम 2.4 सेक्शन देखते हैं। टू पॉइंट फोर ओके 2.4 में क्या इंस्ट्रक्शन है, वो है जहाँ पे हम लोग लोकेशन को R1 रजिस्टर में भेज रहे थे। वो हमें बहुत पीछे ले गया है। कहाँ ले गया, वो इस पेज पे लेके आके बोला उसने कि ये जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है LOC में की वैल्यू को हम उठा के R1 में पुट कर रहे हैं, वो इसकी बात कर रहा है। शायद से आगे उसने लिखा भी हो, तो हो सकता है हम लोग थोड़ा सा भटक जाए। नहीं भटकेंगे, चलो। तो अभी तक हमने ये देखा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट सिंपलेस्ट डेटा टाइप होते हैं और वो हर एक प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम किसी भी रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को उसके अंदर रख के उसको बोल सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम एक सही इंस्ट्रक्शन के द्वारा चेंज भी कर सकते हैं। द प्रोग्राम इन सेक्शन 2.4 यूज ओनली 2 एड्रेसिंग मोड टू एक्सेस वेरिएबल। ओके, तो वो बता रहा है जो सेक्शन 2.4 में हमने प्रोग्राम यूज़ किया है उसमें 2 एड्रेसिंग मोड का हमने यूज़ किया था एक्सेस किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। वी एक्सेस्ड एन ऑपरेंड बाय स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ द रजिस्टर और द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। तो हम किसी भी ऑपरेंड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका नाम देके, रजिस्टर का नाम देके या फिर उसके मेमोरी की एड्रेस देके। The precise definition of these two modes are register mode and absolute mode। तो अगर आपका ऑपरेंट रजिस्टर के अंदर पड़ा है तो हम उसको रजिस्टर मोड से उठाएंगे। अगर हम उसकी एड्रेस दे रहे हैं तो हम एब्सोल्यूट मोड बोलेंगे, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, मतलब डायरेक्ट एड्रेस प्रोवाइड कर देना। रजिस्टर मोड
द ऑपरेंट इज द कंटेंट ऑफ अ प्रोसेसर रजिस्टर, द नेम ऑफ द रजिस्टर इज गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। तो क्या बोल रहा है, द ऑपरेंट इज द कंटेंट ऑफ अ प्रोसेसर रजिस्टर, द नेम ऑफ द रजिस्टर इज गिवन इन द एड्रेस। तो हम रजिस्टर का नाम दे देते हैं, और ऑपरेंट क्या है, वो प्रोसेसर में जो भी रजिस्टर पड़ा है R1 R2 R3 वो है। अब आता है एब्सोल्यूट मोड। एब्सोल्यूट मोड में क्या होता है, द ऑपरेंट इज इन अ मेमोरी लोकेशन। जो हमारा जो ऑपरेंट है वो होता है मेमोरी लोकेशन में। द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। तो हम एड्रेस दे देते हैं इस लोकेशन का जहाँ पे भी हमारा ऑपरेंट प्रेजेंट है, उसका एड्रेस दे देते हैं। रजिस्टर में क्या कर रहे थे हम लोग, वो रजिस्टर में हमारा ऑपरेंट प्रेजेंट है, हम उसका नाम इंस्ट्रक्शन में देते रहे। लेकिन एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी जिस मेमोरी लोकेशन पे हमारा ऑपरेंट प्रेजेंट है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में दे देते हैं। इन सम असेंबली लैंग्वेज दिस मोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट मोड। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि पहले ही एब्सोल्यूट को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं। देखो पहले हम लोग वहाँ पे R2 में डाल रहे थे LOC, वैसे ही कैसे होगा वो इसमें बताया है। द इंस्ट्रक्शन मूव LOC, R2 uses two modes. Processor register are used as temporary storage location where the data in a register are accessed using the register mode. तो हमारे पास रजिस्टर को हम एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन की तरह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा प्रेजेंट होता है रजिस्टर के अंदर, और हम उसको रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के थ्रू उठा लेते हैं। द एब्सोल्यूट मोड कैन रिप्रेजेंट ग्लोबल वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। तो जो एब्सोल्यूट मोड है वो ग्लोबल वेरिएबल को बताता है एक प्रोग्राम के अंदर। अ डिक्लेरेशन सच एज इंटीजर a, b in a high level language program will cause the compiler to allocate a memory location to each of the variable a and b. तो अगर हमने इंटीजर a, b लिखा है, आप अगर C के अकॉर्डिंग देखें तो int a, b लिखे हो आप अगर एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्या करेगा कंपाइलर, कंपाइलर उसको मेमोरी एलोकेट करेगा। कैसे मेमोरी एलोकेट करेगा, द कंपाइलर टू एलोकेट will cause the compiler to allocate a memory location to each of the variable a and b. तो वो क्या करेगा, कोई एड्रेस मेमोरी के अंदर a और b को असाइन करा देगा। इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ मेमोरी। ठीक है, अगर आपके पास मेमोरी के अंदर एड्रेस मिल गया है तो इसका मतलब आपको मेमोरी एलोकेट हो गई है। Whenever they are referenced later in the program, the compiler can generate assembly language instruction that use the absolute mode to access these variables. तो जब भी हम इनको आगे प्रोग्राम में कभी भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हम इनको एब्सोल्यूट मोड से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, let us consider the representation of constant address and data constant can be represented in the assembly language using the immediate mode. समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब हमारे पास आता है constant का। Let us consider the representation of constant. अब हमें किसकी बात करनी है, constant की। Address and data constant can be represented in assembly language using the immediate mode. तो हम कैसे एड्रेस और डेटा को constant की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमीडिएट मोड के हेल्प से। इमीडिएट मोड, द ऑपरेंट इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। तो क्या होता है, हम लोग ऑपरेंट ही दे देते हैं। अगर आपके पास वैल्यू 200 है तो आपने सीधा बता दिया भाई 200, कुछ बात ही नहीं करेंगे आप, और आप ये नहीं बोलेंगे कि ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, एड्रेस है या रजिस्टर की वैल्यू है। आप बोलेंगे 200 और ये हमारा इमीडिएट वैल्यू है, आप इसको जल्द से जल्द R0 में डाल दो, सबसे फास्ट काम करेगा इमीडिएट। लेकिन इसके ड्रॉबैक भी आते हैं हमारे पास। अभी तक हमने तीसरी एड्रेसिंग मोड हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था जिसमें हम रजिस्टर का नाम देते थे, फिर एब्सोल्यूट आया जिसको हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, उसमें हम सीधा मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रोवाइड करा देते हैं इंस्ट्रक्शन के अंदर। फिर आता है इमीडिएट मोड जिसमें हम कांस्टेंट के ऊपर बात कर रहे हैं।
द ऑपरेंट इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। तो जो भी आप ऑपरेंट जिस पे भी आपको काम करना है वो आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है नीचे, मूव 200 इमीडिएट कॉमा आर नॉट। तो आप क्या करेंगे, 200 को इमीडिएटली मूव करेंगे आर नॉट के अंदर। ये समझने का एक तरीका है। द इंस्ट्रक्शन प्लेसेस द वैल्यू 200 इन रजिस्टर आर नॉट। Clearly, the immediate mode is only used to specify the value of a source operand. तो हम कभी भी डेस्टिनेशन पे, सॉरी मैं थोड़ा इधर चला गया था, never mind. Clearly, the immediate mode is only used to specify the value of a source operand. Using a subscript to denote the immediate mode is not appropriate in assembly language. A common convention is to use the sharp sign in front of the value to indicate that this value is to be used as an immediate operand. Hence, we write the instruction above in the form move #200, R0. तो हम लोग immediate लिखना एक सही तरीका नहीं है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक शार्प साइन का यूज़ करते हैं। शार्प साइन पे अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। मूव #200, R0, इमीडिएटली आपकी 200 वैल्यू R0 में ट्रांसफर हो जाएगी। कॉन्स्टेंट वैल्यूज आर यूज फ्रीक्वेंटली इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट A is equals to B plus C contains the constant 6, assuming that A and B have been declared earlier as variable and may be सॉरी या तो हम लोग थे यहाँ पे कि हमने R0 में 200 ट्रांसफ़र करा दिया था और अब हम आगे बढ़ रहे थे। कॉन्स्टेंट वैल्यूज आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट A is equals to B plus C contains the constant 6। अब हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ गया 6। Assuming that A and B have been declared earlier as variables and may have been accessed using the absolute mode, this statement may be compiled as follows। तो क्या हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं पहले तो वो माइक्रो इंस्ट्रक्शन में टूटता है जो कि ये होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे वहाँ पे एड्रेस कैलकुलेट होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शन फैच होने के लिए इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन होता है जो कि प्रोग्राम काउंटर से मिलता है। फिर इंस्ट्रक्शन फैच होगा, फिर ऑपरेंट की एनालिसिस करी जाती है, उसका एड्रेस ऑपरेंट की एनालिसिस करी जाती है, उसका एड्रेस कैलकुलेट किया जाता है, फिर डेटा प्रोसेसिंग, फिर ऑपरेंट फैच होता है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग होती है, फिर रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है। तो वो सारे काम इसमें भी होंगे। ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पीसी में होगा, पीसी से फिर हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे आईआर तक, इस इंस्ट्रक्शन को लेके जाएंगे। आईआर वहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बैठ के इस सब पे काम करता है, वो देखेगा कहाँ हमारा कौन सा मोड लग रहा है, एब्सोल्यूट लग रहा है, इमीडिएट लग रहा है, रजिस्टर लग रहा है या कोई और लग रहा है, तो वो काम करता है, ठीक है। तो उसने क्या बोला, कॉन्स्टेंट वैल्यूज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट A is equals to B plus C, this statement also contains the constant 6 assuming that A and B। अब A और B क्या है, बोल रहा है अर्लियर हम लोगों ने प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिए और वेरिएबल की तरह यूज हो रहे हैं। तो पहले ही हमने पढ़ लिया था एब्सोल्यूट मोड में कि अगर हम लोग कोई भी डिक्लेरेशन कर रहे हैं उसको मेमोरी लोकेट हो जाएगी और उसके पास एक एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस आ जाएगा तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट मोड से ही एक्सेस कर पाएंगे। दिस स्टेटमेंट में बी कंपाइल्ड एज फॉलोज, मूव B, R1, एड #6, R1, मूव R1, A। तो क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग B की वैल्यू को R1 में ट्रांसफ़र किया, R1 के साथ हमने 6 को ऐड किया और फिर R1 की वैल्यू को A में भेज दिया।
कॉन्स्टेंट आर यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज टू इंक्रीमेंट अ काउंटर, टेस्ट फॉर सम बिट पैटर्न एंड सो ऑन। तो अगर हम कांस्टेंट का यूज़ क्यों कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज में, या तो किसी भी काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, या कोई बिट पैटर्न को टेस्ट करने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर बात करी। पहला था हमारा रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, फिर था एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, और उसके बाद इमीडिएट। तो तीनों के ऊपर एक छोटा सा क्विक वो कर लेते हैं हम लोग, समरी। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ऑपरेंड हमेशा रजिस्टर के अंदर प्रेजेंट होगा, वो रजिस्टर का नाम आप लोग इंस्ट्रक्शन में देंगे। एब्सोल्यूट को डायरेक्ट भी बोलते हैं। इसमें ऑपरेंड एक मेमोरी लोकेशन के प्रेजेंट होता है, इंस्ट्रक्शन के अंदर उस मेमोरी लोकेशन का आप एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तीसरी इमीडिएट, ऑपरेंड ही आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड रहेगा, और उसको हम मेंशन करेंगे हैश, उस वैल्यू के आगे हैश लगा के। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम इनडायरेक्ट और पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे पॉइंटर को, जो कि एक सी में हम लोग पॉइंटर्स पढ़ते हैं, उसको कैसे हम लोग COA से रिलेट कर रहे हैं, और फिर इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे, और फिर हम रिलेटिव एड्रेसिंग की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेसिंग मोड को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्प कर रही है ये वीडियोस, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।